दिल्ली की नेल्सन मंडेला रोड वो सड़क है जो दिल्ली के पोस्ट वसंत कुंज एरिया को बाकी शहर के साथ जोड़ती है। 30 सितंबर 2008 को सुबह करीब 3:30 पर राकेश कुमार नाम का एक इंसान अपनी साइकिल पर सुबह सुबह घर से काम के लिए निकलता है और इसी मशहूर नेल्सन मंडेला रोड पर पहुंच जाता है। थोड़ा आगे जाकर राकेश कुमार देखता है कि एक मारुति जैन कार बहुत ही अजीब तरीके से सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी है, एक डिवाइडर से टकराई हुई है। राकेश कुमार जब बिल्कुल नज़दीक जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की के चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्से से खून निकल रहा था। तुरंत ही राकेश कुमार पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस को कार के अंदर से ही इस लड़की का एक वॉलेट, उसका मोबाइल फ़ोन और साथ ही उसका प्रेस आईडी कार्ड मिलता है। वहीं से पुलिस को पता चलता है कि लड़की एक जर्नलिस्ट है और किसी मीडिया हाउस से जुड़ी हुई है। वह मीडिया हाउस था इंडिया का सबसे मशहूर इंडिया टुडे ग्रुप और इस लड़की का नाम था सौम्या विश्वनाथन। इसी इंडिया टुडे ग्रुप की एक मशहूर जर्नलिस्ट। पुलिस सौम्या को तुरंत ही एक हॉस्पिटल में दाखिल कराती है, लेकिन डॉक्टर सौम्या को बचा नहीं सके और उसे ब्रॉड डिक्लेयर कर देते हैं। सुबह तक इंडिया के सारे मीडिया चैनल्स पर सौम्या की मौत या कहीं उसके कत्ल की खबर चलाई जा रही थी। सौम्या को किसने मारा और क्यों मारा, पुलिस के पास सिर्फ एक ही सबूत था, सड़क पर पड़ा हुआ एक चली हुई गोली का खोल। सौम्या अपने माता पिता की दोनों लड़कियों में से छोटी लड़की थी और उनके पिता रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। पुलिस अलग अलग थ्योरीज पर काम करना शुरू करती है। क्या ये किसी सन की युवक का सौम्या के प्रति वन साइडेड लव था, या फिर सौम्या का किसी के साथ रोमांटिक रिलेशन खराब हुआ था, या कोई जेलस कुलीग था। पुलिस अभी तक सिर्फ अंधेरे में ही तीर चला रही थी। अब पुलिस उस रात सौम्या के मूवमेंट्स चेक करती है तो पता चलता है कि 29 सितंबर की रात को सौम्या बहुत देर तक अपने ऑफिस में काम करती रही थी। दरअसल उसी दिन मालेगांव और गुजरात में कुछ ब्लास्ट हुए थे। इसी वजह से इंडिया का पूरा मीडिया उस रात बिजी था। इसी कारण सौम्या को भी बहुत लंबा समय अपने ऑफिस में ही बताना पड़ा। सुबह के लगभग 3 बजे वे अपने फादर को घर फ़ोन करती हैं और अपने निकलने की बात कहती हैं। लगभग 3:15 पर वे अपने ऑफिस से अपनी मारुति जैन कार लेकर निकलती हैं। जिस टाइम पर राकेश कुमार ने सौम्या की जैन कार को नेल्सन मंडेला रोड पर खड़ा देखा, वह टाइम लगभग 3:30 से 3:40 का था। मतलब सौम्या के ऑफिस से निकलने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही सौम्या का कत्ल हो जाता है। लेकिन किसी ने भी इस पूरी घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा और ना किसी ने कातिलों को देखा और ना ही किसी ने उन्हें सौम्या का कत्ल करते हुए देखा। कत्ल होने वाली लड़की इंडिया के एक बहुत मशहूर मीडिया ग्रुप की खुद एक जानी मानी जर्नलिस्ट थी। इसी वजह से अगले कुछ दिनों में पुलिस और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित पर प्रेशर बनना शुरू होता है। इसी टाइम पर शीला दीक्षित एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती है। शीला दीक्षित कहती हैं कि लड़कियों को रात में घर से बाहर असल में निकलना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस नेल्सन मंडेला रोड पर पिछले कुछ टाइम में हुई अलग अलग वारदातों को भी चेक करना शुरू करती हैं ताकि कोई पैटर्न नोटिस किया जा सके। तब उन्हें पता चलता है कि नेल्सन मंडेला रोड पर पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी रॉबरी की घटनाएं हुई हैं। एक ब्लाइंड कत्ल केस था। सौम्या के कत्ल की वारदात को अपनी आंखों से किसी ने नहीं देखा था और सबूत के तौर पर पुलिस के पास सिर्फ एक चली हुई गोली का खोल था। टाइम गुजरता जाता है। धीरे धीरे सौम्या के कत्ल केस की सुर्खियां भी धीमी पड़नी शुरू हो जाती हैं। अब आती है तारीख 7 जनवरी 2009 की। इसी दिन इस नेल्सन मंडेला रोड पर सुबह एक और लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। पुलिस को एक बार फिर बुलाया जाता है। इस मर चुके इंसान की जेब में उसका पर्स निकलता है और साथ ही एक आईडी कार्ड निकलता है। इस आईडी कार्ड से पता चलता है कि इस इंसान का नाम मोहम्मद नदीम था और प्रोफेशन से वह एक टैक्सी ड्राइवर था और उसका नंबर था HR 55 HD 7278। वह उसी कार को चला रहा था। पुलिस जब इस सफ़ेद रंग की टवेरा कार को ट्रेस करने की कोशिश करती है तो वह कार भी उन्हें नहीं मिलती। एक बार फिर पुलिस को ये रॉबरी की घटना लगती है, लेकिन एक बार फिर सौम्या के कत्ल केस की तरह इस बार भी कोई मौके का विटनेस नहीं था। किसी ने भी किसी इंसान को मोहम्मद नदीम का कत्ल करते हुए, उसके बाद उसे लूट करते हुए और उसकी कार लेकर जाते हुए नहीं देखा था।
लेकिन इस बार पुलिस के पास सौम्या विश्वनाथन के केस से बिल्कुल उल्ट एक पुख्ता थ्योरी थी कि मोहम्मद नदीम का कत्ल सीधा सीधा रॉबरी की एक घटना है। पिछले कुछ टाइम में नेल्सन मंडेला रोड पर हुई इतनी ज्यादा रॉबरीज, जो ज्यादातर अर्ली मॉर्निंग होती थी, इसकी वजह से लोग दिल्ली की एक मशहूर सड़क से डरने लगे थे। यह सड़क दिल्ली के एक पॉश एरिया की तरफ जाती थी, लेकिन लोग अब उसे अवॉइड करना शुरू कर चुके थे। सुबह वॉक पर जाने वाले लोग या देर रात इसी सड़क से लौटने वाले लोग अब इस सड़क से गुजरना बंद कर चुके थे। लेकिन सौम्या विश्वनाथन के केस की तरह ही नदीम का केस भी थोड़ी देर में ठंडे बस्ते में चला जाता है। एक बार फिर एक और इंसान की गुमशुदगी है। 19 मार्च 2009 के दिन एक बुजुर्ग कपल बसंत कुंज पुलिस स्टेशन पहुंचता है और रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है। वे कहते हैं कि उनकी लड़की जगीशा घोष, जो अपने ऑफिस गई थी और बहुत देर रात इसी सड़क से घर वापस आती थी, आज रात घर वापस नहीं आई। पुलिस इस केस को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती। पुलिस इस बुजुर्ग कपल से कहती है कि उनकी बेटी किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने फिरने गई होगी और थोड़े दिनों में घर वापस आ जाएगी। ये बात कहकर उन्हें वापस घर भेज दिया जाता है। ये बुजुर्ग कपल अगले कुछ दिन बार बार बसंत कुंज के इसी पुलिस स्टेशन में जाता रहता है, लेकिन पुलिस एक बार भी ना तो उनकी रिपोर्ट लिखती है और ना ही FIR दर्ज की जाती है। फाइनली थककर और दुखी होकर उस टाइम के लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी तक अप्रोच किया जाता है। तब कहीं जाकर पुलिस इस केस में एक्शन लेना शुरू करती है। जगीशा घोष अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वो बहुत देर तक अपने ऑफिस में काम करती थी और लगभग सुबह 4 बजे के आसपास अपने घर वापस आती थी। यही उसकी डेली रूटीन होती थी। जब भी वह अपने ऑफिस से घर के लिए निकलती थी, वह पहले अपने मदर को फोन करती थी और अपने लिए कोई पसंदीदा डिश पकाने के लिए कह देती थी। 19 मार्च को भी बिल्कुल सेम यही चीज होती है। जगीशा अपने मदर को फोन करती है और अपने लगभग सुबह 4 बजे तक घर पहुंचने की बात करती है, लेकिन जगीशा उस दिन अपने घर नहीं पहुंचती। अब यह पुलिस पर इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है तो फाइनली वह जगीशा की गुमशुदगी पर काम करना शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि जगीशा का ना तो किसी के साथ कोई रिलेशन था और ना ही ऑफिस में किसी के साथ उसकी कोई रंजिश थी। जगीशा लगभग 3:30 पर अपने ऑफिस से निकलती है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में ही नेल्सन मंडेला रोड पर कहीं गायब हो जाती है। इसके थोड़े दिनों बाद ही जगीशा के माता पिता को अपनी बेटी और उसके बैंक अकाउंट के बारे में एक अजीब चीज पता लगती है। उन्हें पता चलता है कि उनकी गायब बेटी के अकाउंट से 1 लाख रुपए इस्तेमाल किए गए हैं, यानी निकाले गए हैं। जब जगीशा के माता पिता बैंक जाते हैं और बैंक मैनेजर से ये बात पता करने की कोशिश करते हैं कि जब उनकी बेटी का कोई पता ही नहीं लग रहा तो कौन इंसान था जो उनकी बेटी के अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल कर ले गया। स्टार्टिंग में बैंक वाले ये सारी डिटेल्स जगीशा के माता पिता को देने से इनकार कर देती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बुजुर्ग माँ बाप की बेबसी देखकर जब वह जगीशा के माता पिता को वह रिसिप्ट दिखाते हैं जिस पर पैसे निकालने वाले ने अपने साइन किए होते हैं, जो जगीशा घोष के नाम से किए गए होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये साइन असल में जगीशा के अपने नहीं थे। इसके बाद पता चलता है कि जगीशा के अकाउंट से और भी पैसे निकाले गए थे। जब इन सारी चीजों के डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि जो भी इंसान जगीशा के ATM को इस टाइम यूज कर रहा है, उसने उससे रिबॉक स्टोर में जाकर रिबॉक के कुछ शूज खरीदे, कुछ सनग्लासेस खरीदे और कुछ बहुत ज्यादा महंगी वॉचेस खरीदी। पुलिस अब अलग अलग जगहों पर लगे हुए CCTV कैमरे खंगालना शुरू करती है। बसंत कुंज की पुलिस इस केस पर अभी काम कर ही रही होती है कि उसी टाइम पर एक अपडेट आती है फरीदाबाद से। फरीदाबाद के सूरजकुंड एरिया में एक लड़की की लाश मिलती है। जब बसंत कुंज की पुलिस जगीशा के माता पिता को वहां लेकर जाती है तो वे अपनी मर चुकी बेटी की लाश को पहचान लेती हैं। पुलिस के अकॉर्डिंग जगीशा को कत्ल करने के बाद जानबूझकर फरीदाबाद में लेकर फेंका गया था, क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा में आता है, यानी डिफरेंट स्टेट होगी, डिफरेंट तरह का पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, ज्यादा पेपर वर्क होगा, ज्यादा प्रोटोकॉल्स होंगे। इसका मतलब था कि जो भी एक ज्यादा कातिल रहे होंगे उनके पास पुलिस से बचे रहने का ज्यादा टाइम होगा। पुलिस को इतनी चीज समझ आ चुकी थी कि जो भी इंसान एक या उससे ज्यादा जगीशा को किडनैप करने और उसके बाद उसके कत्ल में इन्वॉल्व होंगे, उन्हें कानून और पुलिस के काम करने के तरीके के बारे में काफी अच्छे से पता था। इससे सिर्फ कुछ दिनों बाद पुलिस को गाजियाबाद से जगीशा का फोन भी मिल जाता है।
पुलिस का दिमाग पूरी तरह चकरा चुका था। एक लड़की को किडनैप किया गया था दिल्ली के वसंत कुंज एरिया से, उसके बाद उसकी लाश मिली हरियाणा के फरीदाबाद एरिया से और उसका खून मिला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद एरिया से। पुलिस को यह चीज समझते हुए देर नहीं लगती कि इस बार उनका पाला किसी बहुत ज्यादा शातिर क्रिमिनल प्लेयर से पड़ा है। जगीशा का खून गाजियाबाद में मिलने के बाद जगीशा के साथ काम करने वाला उसका एक कोलीग सामने आता है और वह पुलिस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। जगीशा का ये कोलीग पुलिस को कहता है कि अक्सर जब हम सबको जगीशा के साथ काम से रिलेटेड बातचीत करनी पड़ती थी और जगीशा अपने घर में होती थी तो उसके घर के अंदर नेटवर्क हमेशा बहुत ज्यादा कम होता था, तो इसी वजह से अक्सर जगीशा को हमसे बात करने के लिए अपने घर में से बाहर आना पड़ता था। यह वही इंसान था जिसकी जगीशा के साथ आखिरी बार बातचीत हुई थी। आगे ये इंसान पुलिस को ये कहता है कि इस बार भी जब मैंने जगीशा से बात की तो जगीशा ने मुझे फोन पर कहा कि मैं लगभग अपने घर के बाहर पहुंच चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि घर के अंदर सिग्नल नहीं होगा इसलिए वह मेरे साथ अपने घर के बाहर खड़ी होकर बातचीत कर रही थी। जब हम फोन पर बात कर रहे थे उसी टाइम मुझे फोन की दूसरी साइड से एक चीख की आवाज आती है और फोन वहीं बंद हो जाता है। लेकिन इसके आगे क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी अपने काम में बिजी था, अपने ऑफिस में था, उसने इस पूरी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं लिया। लेकिन अब जब जगीशा की किडनैपिंग हुई और उसके बाद उसकी लाश तक मिल चुकी थी तो इस इंसान को लगा कि शायद जगीशा के साथ आखिरी बार फोन पर बात करते हुए जो चीख उसने सुनी थी उसका जगीशा की किडनैपिंग या कत्ल से कोई कनेक्शन हो सकता है। इस इंसान की बातें सुनने के बाद पुलिस को लगता है कि बिल्कुल यही वह टाइम होगा जब जगीशा के साथ कुछ गलत हुआ होगा। जब पुलिस ये सारे सीसीटीवी कैमरास देखती है तो उन्हें पता चलता है कि जिस टाइम जगीशा अपने आखिरी फोन कॉल पर बिजी थी उसी टाइम वह एक एटीएम के सामने खड़ी थी। एटीएम के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। पुलिस तुरंत इस सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचती है। इस सिक्योरिटी गार्ड उन्हें आगे कहता है कि हाँ, उस तारीख को एक लड़की एटीएम के बाहर खड़ी होकर फोन पर बातचीत कर रही थी। उसी टाइम कुछ लड़की आती हैं और उनमें से एक लड़का इस गार्ड को अच्छी तरह याद होता है। उसका कारण था उसके हाथ पर बना हुआ एक बहुत अजीब तरह का टैटू। इनमें से एक इंसान के पास एक वॉकी टॉकी भी था जो नॉर्मली आम इंसानों के पास नहीं हो सकता। ज्यादातर ये सिर्फ पुलिस वालों के पास होता है, तो एक आम लड़के के पास वॉकी टॉकी कैसे आ गया? पुलिस को अब शक होता है कि हो सकता है इस पूरे कत्ल केस के पीछे किसी पुलिस वाले का अपना हाथ हो। जब बहुत सारे पुलिस वाले इस टैटू को देखते हैं तो सबके दिमाग में एक इंसान आ जाता है। बहुत सारे पुलिस वालों को लगता है कि वह इस इंसान को जानते हैं। इस इंसान का नाम है रवि कपूर। रवि कपूर कौन है और पुलिस वाले उसे कैसे जानते हैं? इसका कारण ये है कि रवि कपूर असल में एक छोटा मोटा क्रिमिनल था और साथ ही पुलिस वालों का एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मर था। रवि कपूर कौन है और पुलिस वाले उसे कैसे जानते हैं? इसका कारण ये है कि रवि कपूर एक छोटा मोटा क्रिमिनल था और साथ ही पुलिस वालों का एक इन्फॉर्मर था, लेकिन पुलिस को लगता है कि रवि कपूर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। इसके अलावा सौम्या के केस में भी रवि कपूर उनकी मदद कर रहा था और बहुत बार खुद पुलिस स्टेशन आकर इस केस के बारे में अपडेट पूछता रहता था। लेकिन अब पुलिस अपने इन्फॉर्मर की ही इन्फॉर्मरी करना शुरू करती है। जब वे रवि कपूर के बारे में और डिटेल्स जानते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रवि कपूर अपने साथ काफी लड़कों को लेकर 2 बजे से 3:30 बजे तक नेल्सन मंडेला रोड घूमता रहता था। इवन इनमें से किसी एक इंसान के पास लोगों ने वॉकी टॉकी भी देखा था। अब पुलिस का शक अपने ही एक इन्फॉर्मर पर पड़ चुका था और वे रवि कपूर को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। 2 दिनों बाद ही पुलिस को टिप मिलती है कि रवि कपूर अपने साथ एक और आदमी बलजीत मलिक और 3 और लड़कों के साथ कार में बैठकर कहीं जा रहा है। पुलिस इन सबको रास्ते में पकड़ लेती है। जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस कार की जांच करते हैं तो उन्हें पिछली सीट से काफी सारा ह्यूमन ब्लड मिलता है। इसके अलावा इस कार में वीआईपी गाड़ियों पर लगने वाली रेड लाइट, बहुत सारी पुलिस की यूनिफॉर्म्स और आईडी कार्ड्स मिलते हैं और साथ ही साथ एक वॉकी टॉकी भी मिलती है। जब रवि कपूर की तलाशी की जाती है तो उसके पास एक पिस्तौल मिलती है और साथ ही साथ उसके गले में एक गोल्ड चेन पड़ी होती है। इतने चीजें रवि के पास मिलने के बाद पुलिस को अच्छी तरह से समझा चुकी थी कि रवि कपूर और उसके पूरे ग्रुप का जगीशा घोष के कत्ल में कोई न कोई हाथ जरूर है। सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पुलिस उनसे अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करती है। इन 5 में से 2 लड़के जो कि बहुत ही छोटी उम्र के होते हैं अपना मुंह खोल देते हैं और जगीशा घोष के कत्ल की पूरी वारदात सुनानी शुरू कर देते हैं।
इनके अकॉर्डिंग रवि कपूर के साथ पिछले 2 महीनों से काम करते हुए 2 बजे से 3:30 बजे तक इसी रोड पर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये रोड दिल्ली के एक बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया को लिंक करती है। 19 मार्च 2009 के दिन अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए नेल्सन मंडेला रोड पर घूम रहे थे तो उन्हें एटीएम के बाहर एक लड़की फ़ोन पर बात करती हुई दिखाई देती है और वो जगीशा खुश होती है तो वह उनका शिकार बन जाती है। बाकी रही बात जगीशा की लाश हरियाणा से मिलने की और उसके फ़ोन के यूपी से मिलने की, तो क्योंकि रवि कपूर पिछले काफ़ी समय से पुलिस का इन्फॉर्मर रहा था तो उसे पुलिस वाले के काम करने के तरीके अच्छी तरह पता थी, तो इसी वजह से वह इस पूरे केस को 3 स्टेट्स में इन्वॉल्व करता है और साथ ही 3 अलग अलग स्टेट्स के पुलिस को इन्वॉल्व करता है ताकि इस केस को जितना हो सके स्लो किया जा सके। इसके बाद ये सारे लड़के ये भी मान जाते हैं कि उन्होंने जगीशा का एटीएम लिया, उनसे पैसे निकाले और बहुत सारी शॉपिंग की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक शुरुआत होती है। थोड़ी देर बाद जब इन सब ने अपना मुंह खोल दिया तो बारी आती है नदीम के कत्ल केस की। रवि कपूर इसके बाद पुलिस के सामने ये भी मानता है कि कैसे इन सब ने सफ़ेद रंग की टवेरा कार को लूटने के लिए मोहम्मद नदीम पर हमला किया, उसका कत्ल किया और उसके बाद इसी सफ़ेद रंग की टवेरा कार को लेकर वहां से चले गए। जब वे नदीम पर हमला करते हैं और इस सफ़ेद रंग की टवेरा कार को उनके हवाले करने के लिए कहते हैं तो नदीम साफ मना कर देता है। इसी बात से गुस्सा होकर रवि कपूर नदीम पर हमला करता है और उसके सीने पर एक गोली मारता है, वही नदीम की मौत हो जाती है। इसके बाद ये सारे रॉबर्स नदीम का फ़ोन, उसका पर्स और गले में पड़ी हुई चेन लेकर वहां से भाग जाते हैं। यही वे चेन होती है जो बाद में रवि कपूर के गले में मिलती है। अब फाइनली बारी आती है इस कत्ल केस की, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस अब तक असमर्थ रही थी। पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ था और मीडिया में उसे आज तक कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। यह केस था सौम्या विश्वनाथन का। थोड़ी देर बाद ही रवि कपूर एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वह कहता है कि इन दोनों के अलावा हमने एक और लड़की का भी कत्ल किया जो शायद यह नलिस्ट थी। पुलिस वालों की हैरानी की हद नहीं रहती, क्योंकि यह वही रवि कपूर था जो उनका इन्फॉर्मर था, जो सौम्या विश्वनाथन के केस में उनके साथ मिलकर उनकी मदद कर रहा था और बहुत बार पुलिस स्टेशन खुद पहुंचा था इसी केस की अपडेट के लिए। एक कहानी भी जगीशा घोष और मोहम्मद नदीम जैसी होती है। 30 सितंबर 2008 के दिन यहाँ एक तरफ सौम्या बिल्कुल सुबह अपने ऑफिस से काम खत्म करके अपने घर के लिए निकलती है। बिल्कुल उसी टाइम उस सड़क पर रवि कपूर और उसका पूरा ग्रुप अपने अगले शिकार को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर में उधर से लगभग 3:15 पर जब सौम्या अपने ऑफिस से निकलती है और अगले कुछ मिनटों में सौम्या की सफ़ेद रंग की मारुति जैन कार इन लोगों को दिखाई देती है। सौम्या इस कार में बिल्कुल अकेली होती है, तो रवि कपूर को ये अपना बहुत ही आसान शिकार लग रहा था। रवि कपूर अपनी गाड़ी को सौम्या की गाड़ी के आगे लगा देता है, लेकिन सौम्या जो कि खुद एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट होती है और डेली इस तरह की कहानियों के साथ उसका सामना होता रहता था, उसे उसी टाइम पता लग जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। सौम्या तुरंत अपनी गाड़ी को पीछे करती है और साइड से निकालकर भगा लेती है। इसके बाद रवि कपूर और उसके पूरे ग्रुप द्वारा उसका पीछा किया जाता है। रवि कपूर एक बार फिर अपनी गाड़ी को बहुत तेज भगाकर सौम्या की सफ़ेद रंग की जैन कार के बराबर ले आता है। इसी चूहे बिल्ली के खेल में सौम्या की कार अनकंट्रोल्ड होकर एक डिवाइडर से टकरा जाती है। रवि कपूर तुरंत अपनी गाड़ी से उतरता है, क्योंकि सौम्या ने उसकी बात नहीं मानी थी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गाड़ी से उतरकर बिल्कुल नज़दीक जाकर सौम्या के माथे में गोली मार देता है। इसके बाद बिना उसे लूटे या उसका कोई भी सामान लिए वह वहाँ से निकल जाता है। पुलिस के पास जगीशा घोष के केस में रवि कपूर और उसके बाकी साथियों जैसे बलजीत और बाकी चारों के खिलाफ पुख्ता सबूत होते हैं। बहुत सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स थे, साथ ही सीसीटीवी कैमरास थे और इसके अलावा उस एटीएम में बैठे हुए गार्ड की अपनी सफाई थी। लेकिन मोहम्मद नदीम और सौम्या विश्वनाथन के केस में पुलिस के पास रवि कपूर के अगेंस्ट उसकी अपनी ही कन्फेशन थी, जो उसने खुद पुलिस को दी थी। पुलिस को ये बात अच्छी तरह पता थी कि कोर्ट में उनके सामने किया हुआ कन्फेशन कोई भी मायने नहीं रखता और मोहम्मद नदीम और सौम्या विश्वनाथन के केस में बहुत आसानी से कोर्ट में एक्विट होने वाला है। यही वह कारण था कि जिसकी वजह से जगीशा घोष के केस में
रवि कपूर और उसके बाकी साथियों को बहुत जल्दी सज़ा मिलती है। सौम्या विश्वनाथन का केस अगले 15 सालों तक कोर्ट में लटका रहता है। एक तरफ रवि कपूर और उसके बाकी साथियों के डिफेंस लॉयर्स पुलिस के सामने किए गए कन्फेशन को खारिज करवाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन की टीम इन सभी के अगेंस्ट अपने इस केस को और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। 14 सालों के बाद अक्टूबर 2023 में सेशन कोर्ट में पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन स्वीकार किया जाता है और इन सभी को मोहम्मद नदीम और सौम्या के कत्ल के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी 14 साल जेल में निकाल चुके थे, इसलिए फरवरी 2024 को इनमें से कई लोगों को हाई कोर्ट की तरफ से बेल पर रिहा किया जाता है। दूसरी तरफ बात करें सौम्या के बुजुर्ग माता पिता की, तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी 13 या 14 साल ये बुजुर्ग जोड़ा अपनी बेटे की जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहते हैं। अक्टूबर 2023 में जब सौम्या के कत्ल केस की कोर्ट में सज़ा सुनाई जाती है, उस टाइम सौम्या के पिता हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। अपनी बेटी को जस्टिस दिलवाने के सिर्फ 2 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। तो ये थी कहानी इंडिया के एक बहुत ही बड़ी पत्रकार के ब्लाइंड कत्ल केस की। इस पूरे केस में असल में 3 कत्ल केस आपस में जुड़े होते हैं, जिनमें से 2 ब्लाइंड कत्ल होते हैं और ये एक पिता की अपने बेटे को जस्टिस दिलवाने की एक लड़ाई भी थी। एक बुजुर्ग पिता जो 14 सालों तक अपनी मौत को वेट करवाता रहा क्योंकि उसे अपनी बेटी को जस्टिस दिलवाना था, और जैसे ही वह अपनी बेटी को जस्टिस दिलवाता है उसी टाइम उसका काम ख़त्म हो जाता है और वह इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ये थी आज की अपनी क्राइम स्टोरी, जिनमें असल में एक नहीं बल्कि 3 कत्ल केस आपस में जुड़े थे। और ये वीडियो अब यहीं ख़त्म होता है।